हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल करियर परिवार में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आ जाइए सभी लोग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग टेस्ट शुरू करते हैं। और आज जो टेस्ट होने वाला है वो टेस्ट नंबर आपका 63 होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण दोस्तों आपके सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये मेन रूप से आपके 1 to 5 बच्चों के लिए है, क्योंकि 1 to 5 के जितने भी स्टूडेंट हैं जो शिक्षक बनने वाले हैं उनके लिए है। और ये जितने सवाल हैं आपके NCERT SCERT से लिया गया है। और डेली जो आपकी क्लास चलती है वो शाम में 7 बजे से चलती है दोस्तों। तो डेली 7 बजे से आप बिल्कुल तैयार रहना है। और इसका PDF नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। 7857824310 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जहां आपको सारे PDF नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। हमारे यहाँ 1 to 5 और आपका 9 10th सामाजिक विज्ञान की तैयारी चल रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास है टेस्ट नंबर 63 होने वाला है। देखिए, अब आपका जो समय है ना दोस्तों, धीरे धीरे अब मतलब उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है ना। अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज है आपका 27 तारीख और 27 तारीख को ही आपकी एग्जाम जो है वो लास्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आपके पास अब मात्र दोस्तों 25 दिन टाइम बचा है। ठीक है, 25 दिन टाइम आपके पास है। और इसी 25 दिन में दोस्तों आपको रिजल्ट लेना है ना। हर हाल में लेना है, चाहे जो भी हो जाए, एकदम जी जान लगा देना है ना। दिन रात एक कर देना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जितना टेस्ट मैं करवा दिया हूं, अगर आप इतना टेस्ट अगर आप रिवीजन कर लेते हैं, बहुत है दोस्तों इसके लिए, है ना। यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट करवा दिया गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करेंट। ठीक है, अभी और आप लोग को करवाएंगे ही। यहाँ पर दोस्तों हम 75 टेस्ट टोटल आप लोग को करवाएंगे अभी। ठीक है, 75 टेस्ट टोटल होगा अभी। लगभग यहाँ पर अभी 12-13 टेस्ट अभी और होगा, है ना। 75 टेस्ट आपका टोटल यहाँ पर करवाया जाएगा आप सभी को आपका। ठीक है, तो आज होगा टेस्ट नंबर 63 नंबर। तो चलिए शुरू किया जाए आज की क्लास। और ये रहा आपका व्हाट्सएप नंबर, जहां आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे मात्र 251 में। जो लोग अगर अभी तक भी नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा। ये मात्र आपको 50% ये ऑफ कर दिया गया है। मात्र 251 आपका ये सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे। इसी नंबर पर आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से पे करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा हमको। अपने नंबर से आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड हो जाएगा। और आप कम से कम PDF के माध्यम से भी आप पढ़ लेते हैं ना, तो काफी है दोस्तों आपके लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा। सभी लोग वीडियो को एक बार थोड़ा सा लाइक कर देना है। प्रश्न है कि नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन क्या होता है। देखिए, जो लोग होते हैं, है ना, जो मजदूर होते हैं, किसान होते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह काम की तलाश में जाते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपको ऋतु प्रवास। यानी कि मौसम के अनुसार दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान लोग जाते हैं, प्रवास करते हैं। इसको कहते हैं ऋतु प्रवास। याद रखना है ना जी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आपका। ठीक है, देखिए ऋतु कितने प्रकार की होती है ना। ऋतु देखिए ऐसे मेन रूप से तो 4 प्रकार की होती है, लेकिन आपको बुक में पढ़ने को मिला होगा 6 प्रकार की। कौन कौन सी? तो एक तो वर्षा ऋतु जो आपका अभी चल रहा है, इसके ग्रीष्म ऋतु जो होता है, शरद ऋतु होता है, हेमंत ऋतु होता है, शिशिर ऋतु होता है और बसंत ऋतु होता है दोस्तों। ठीक है, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं ठंडा, गर्मी, बरसात, है ना, और एक बसंत पढ़ लेते हैं, है ना जी, एक शरद पढ़ लेते हैं। 5 प्रकार लगभग हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक यहाँ पर हेमंत ऋतु भी आपको देखने को मिलेगा कभी कभी, तो उससे घबराइएगा नहीं अपना। अगला प्रश्न चलते हैं, दूसरा नंबर। आप लोग फटाफट अपना जवाब देते चलना है नीचे कमेंट बॉक्स में। प्रश्न है कि पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत कितना है। अब देखिए, पृथ्वी पर तो जल बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि दोस्तों आपका 3/4 हिस्सा क्या है? तो जल ही जल है। लेकिन वो जल कैसा है? तो वो जल है आपका खारा, जो पीने योग्य नहीं है। समुद्र के जल कैसे हैं? तो समुद्र के जल खारे हैं, नमकीन हैं, जो आप उसको पी नहीं सकते हैं। तो कितना जल है दोस्तों जो शुद्ध है? तो शुद्ध मात्र 2.7% जो जल है दोस्तों, जिसको आप पी सकते हैं। और वो किस रूप में हमारे यहाँ मौजूद है? तो वो जो मौजूद है दोस्तों आपको जैसे हिमनद के रूप में, झील के रूप में है, नदी के रूप में है, बर्फ के रूप में है, तालाब में मिलेगा, नदी है ना, नाला है, आर्द्र भूमि है, भूमिगत जल है। तो ये सारे जो है, जो जल जो आप मैंने अभी एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये सारे शुद्ध जल है, इसको आप पी सकते हैं, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका C नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक है। और 97% जो जल है ना, वो कैसा है दोस्तों, तो वो आपका नमकीन है, यानी कि खारा जल है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ठीक है, कई बार फुल फॉर्म भी आपसे सिंपल पूछ लेगा, तो इसका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, याद रखना है। मुख्य घटक जो होता है दोस्तों, वो होता है आपका मीथेन, है ना। क्या होता है जी, मीथेन होता है इसका मुख्य घटक, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर मीथेन, डी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए सीएनजी में अगर कहा जाए कि मीथेन मुख्य घटक है, तो मीथेन कितना प्रतिशत होता है, तो 80 से लेकर के 90% दोस्तों आपका मीथेन होता है। याद रखिएगा, कभी कभी परसेंटेज भी पूछ लेगा आपका। और मीथेन होता है, प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है। ठीक है, ये तीन चीजों से मिलकर के बनता है सीएनजी। तो प्रोपेन कितना होता है, प्रोपेन होता है दोस्तों 5 से लेकर के 6% तक प्रोपेन होता है। और ब्यूटेन जो होता है वो 4 से लेकर के 5% तक आपका ब्यूटेन होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें हो गया मीथेन, जो 80 से 90% आपका रहता है। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। 4 नंबर सवाल है कि निम्न में से मच्छरों द्वारा फैलने से होने वाले 2 रोगों के युगल को चुनिए। अब देखिए, मच्छर से वो 2 रोग कौन से हैं जो मच्छर से फैलते हैं। देखिए, मच्छर से तो खैर बहुत ज़्यादा रोग फैलता है, और अभी बरसात का समय आ गया है, लेकिन बरसात तो हो नहीं रही है ना, तो बरसात के टाइम पर खास करके ये बीमारी देखने को आपको मिलेगा। तो मच्छर से फैलता है दोस्तों आपको मलेरिया, और कौन सा फैलता है दोस्तों, तो मलेरिया और डेंगू फैलता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मलेरिया और डेंगू जो है ये मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया किससे फैलता है, तो मलेरिया फैलता है आपका मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। और डेंगू किससे फैलता है, तो डेंगू भी मच्छर के काटने से फैलता है, लेकिन एंडीज मच्छर काटने से फैलता है दोस्तों आपका डेंगू आपका। ठीक है, डेंगू को ही, जब डेंगू होता है ना, इसको कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार, है ना, हड्डी तोड़ बुखार भी इसको कहा जाता है। डेंगू में क्या होता है, जब डेंगू होगा आपको, तो प्लेटलेट होता है बहुत ज्यादा तीव्र गति से घट जाता है, और इसी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, प्लेटलेट को आपका। ठीक है ना, तो ये होता है आपका डेंगू में। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 5 नंबर। 5 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है। अब देखिए, सही पूछ रहा है दोस्तों, युग्म सही है गेहूं मूसल जड़, मक्का मूसला जड़, गाजर मूसला जड़, या फिर बांस मूसला जड़। कौन सा दोस्तों यहाँ पर सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सुमेलित जो है, ये गाजर मूसला जड़ जो है, ये बिल्कुल आपका सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका दोस्तों सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम चलते हैं आपका 6 नंबर। फटाफट आप लोग जवाब देते चलिए। 7 बजे से आपकी डेली टेस्ट चलती है 1 to 5 के लिए, है ना। 1 to 5 के लिए सामान्य अध्ययन का जो टेस्ट होगा, जो आपका 120 नंबर का पूछा जाएगा, और इसी से दोस्तों आपका मेरिट बनेगा। 7 बजे आप डेली से ज्वाइन कर सकते हैं। आज है 63 नंबर टेस्ट, इसके पहले 62 टेस्ट आपका हो गया है ना, और टोटल यहाँ पर 75 टेस्ट आप लोग को करवाया जाएगा। ठीक है ना। प्रश्न है कि कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तुएं किसके कारण काली हो जाती है। देखिए, चांदी का जो वस्तु होता है ना, जैसे चम्मच है, कटोरी है, गिलास है, इसको बहुत दिन तक अगर खुला में छोड़ दीजिएगा तो दोस्तों ये काला पड़ जाता है। आखिर इसका कारण क्या है कि ये काला हो जाता है। इसका कारण जो होता है Ag2S हो जाएगा आपका। Ag2S कहाँ गया, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। देखिए, चांदी के बारे में पूछा जाता है, इसका आंसर हो गया डी। चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है बताइए, तो चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है, इसका परमाणु होता है 47। ठीक है, याद रखना है। 11वें वर्ग का यह तत्व होता है, और सबसे अधिक चालकता किसमें होती है, तो चांदी में ही होती है। चांदी का दोस्तों पूछा जाता है अयस्क, तो चांदी का अयस्क कौन कौन से हैं बताइए, तो चांदी का अयस्क क्या है, तो चांदी का जो अयस्क है, जैसे कि अर्जेंटाइन हो गया और हॉर्न सिल्वर हो गया, ये चांदी के अयस्क हैं। कई बार पूछा गया है अर्जेंटाइन और हॉर्न सिल्वर, है ना। सिल्वर यानी कि चांदी से हम लोग क्या बनाते हैं, आभूषण बनता है इसका। और अगर पूछा जाए कि सबसे अक्रियाशील धातु कौन सा है बताइए, तो सबसे ज्यादा अक्रियाशील धातु बताइए, अक्रियाशील, है ना, अक्रियाशील धातु सबसे ज्यादा कौन सा है दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका सोना, है ना, सोना हो जाएगा आपका, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7 नंबर। 7 नंबर सवाल देखिएगा, आप जवाब भी दीजिएगा 7 नंबर का आंसर क्या होने वाला है दोस्तों।
प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से भारत में पाए जाने वाले सभी विषधर सांपों के समूह का चयन कीजिए। अब देखिए भारत में तो बहुत ज्यादा विषधर सांप पाए जाते हैं, अब कौन कौन से विषधर सांप पाए जाते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। भारत में अगर हम बात करें सांप का तो नाग है ना, नाग हो जाएगा आपका, ये विषधर होता है, ठीक है। और करैत सांप जानते हैं ना, गांव में तो सुने होंगे, करैत काट लिया है ना, तो ये करैत होता है आपका। करैत के अलावा होता है दुबोइया, ठीक है, दुबोइया जो होता है दोस्तों ये भी होता है आपका विषधर होता है, ठीक है। इसके बाद होता है अफाई, है ना, ये होता है अफाई, तो ये भी आपका विषधर होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही नंबर हो जाएगा। देखिए अगर सांप की बात करें, विश्व में सांप की कितनी प्रजातियां हैं, तो 3971 प्रजाति है सांप की, याद रखिएगा, टोटल 3971 प्रजाति हैं सांप का आपका दोस्तों, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल है आपका 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से 3 पेट्रोलियम उत्पादों का समूह चुनिए। अब देखिए पेट्रोलियम उत्पाद का 3 कौन सा वो समूह है ना, पेट्रोलियम का उत्पाद, अब डीजल है, पेट्रोल है, एथेनॉल है, प्लास्टिक, पेंट, एलपीजी है, मोम है, ग्रीस है, रेयॉन है, या एलपीजी कोलतार या मोम है। तो पेट्रोलियम उत्पाद कौन सा होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। देखिए पेट्रोलियम उत्पाद होगा एलपीजी, कोलतार और आपका मोम हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर यहां से आएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब जैसे देखिए कि आप देखते होंगे दोस्तों जो एलपीजी होता है उनका, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस होता है ना, देखते हैं ना कहीं से लीकेज करेगा तो कितना ज्यादा महकता है, आखिर उसमें क्या मिलाया जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो इसे इसमें मिलाया जाता है दोस्तों मरकैप्टेन, है ना, इथाइल मरकैप्टेन इसमें मिलाया जाता है, जिससे पता चल सके कि ये क्या हो रहा है, तो रिसाव हो रहा है, निकल रहा है ना, ताकि उसको हम कंट्रोल कर सके। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। फॉरेनहाइट स्केल पर भापांक कितना होता है, बताइए दोस्तों। फॉरेनहाइट स्केल पर भापांक कितना होता है, भापांक का मतलब क्या हुआ, स्टीम पॉइंट, है ना, भापांक का मतलब हो गया स्टीम पॉइंट हो गया दोस्तों आपका, है ना, स्टीम पॉइंट हो गया, ये कितना होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है आपका 212 डिग्री फॉरेनहाइट, है ना, 212 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ डिग्री है, 212 डिग्री फॉरेनहाइट हो जाएगा आपका। फॉरेनहाइट का आविष्कार किसने किया था, जल्दी से बताइए आप लोग, फॉरेनहाइट का आविष्कार किसने किया था। देखिए फॉरेनहाइट जो पैमाना है इसका आविष्कार करने वाले जर्मन के वैज्ञानिक थे और उनका नाम था फॉरेनहाइट, है ना, फॉरेनहाइट ही उनका नाम था और इसीलिए इसका नाम पड़ गया फॉरेनहाइट। इसकी जो खोज हुआ था, स्थापना जो मतलब कि हुआ था, निर्माण जो हुआ था, खोज नहीं निर्माण जो हुआ था वो हुआ था 1717 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था फॉरेनहाइट के द्वारा, और ये जर्मनी के थे आपके 1717 ईस्वी में, पूछ सकता है आपका, है ना। चलिए जी अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 10 नंबर। पीएच, है ना, पीएच वैल्यू तो जानते हैं ना, तो पीएच मान में दोस्तों पी जो होता है इसका मतलब क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है ना। पीएच मान जो होता है, पीएच किसी भी चीज का, जैसे पीएच वैल्यू आप पूछते हैं दूध का, है ना, मूत्र का, पानी का, है ना, नींबू का, ये जो पीएच वैल्यू होता है इसमें पी का अर्थ क्या होता है, पी का मतलब होता है दोस्तों पोटेंज, पी का मतलब क्या होता है, पोटेंज होता है पी का मतलब। अब पोटेंज ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा पी का मतलब, ठीक है। पीएच में अगर 7 वैल्यू है तो वो उदासीन होगा, 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय होगा, ठीक है, ये तो आपको पता है। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। 11 नंबर सवाल देखना है, प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रम प्रदर्शित होता है। प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रम प्रदर्शित होता है दोस्तों किस दर्पण में, अवतल में, समतल में, आयताकार में या उत्तल में। देखिए तो जो समतल दर्पण होता है आपका, है ना, जो समतल दर्पण होता है, तो समतल दर्पण में प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रम प्रदर्शित होता है दोस्तों, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, समतल दर्पण। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होगा, है ना, समतल दर्पण में प्रतिबिंब के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाता है, तो ये होता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का, है ना। अगर समतल दर्पण में आप देख रहे हैं, है ना, आप जैसे कि आपकी हाइट है 5 फीट, मानते हैं कि आपकी हाइट कितनी है 5 फीट है, तो आप कितने बड़े दर्पण में अपने पूरा शरीर को देख सकते हैं दोस्तों, तो इसका आधा, है ना, 5/2 यानी कि 2.5 फीट का, है ना, 2.5 फीट का दोस्तों आपका दर्पण होगा, तभी आप उसमें पूरा देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है उसमें आधा देखना, आधा होता है, ये क्वेश्चन भी कई बार आपको पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर कि मानव शरीर के निम्न में से किस भाग में मॉस सेटर पेशी अवस्थित होती है। देखिए मॉस सेटर पेशी जो
अवस्थित होती है वो किस भाग में होती है दोस्तों? तो मनुष्य का जो सबसे मजबूत जो चीज है वो है आपका जबड़ा, है ना। सबसे मजबूत भाग कौन सा है? तो वो है जबड़ा, और जबड़ा में ही दोस्तों मॉससेटर पेशी पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, ठीक है। जबड़ा के बारे में भी पूछा जाता है, ध्यान रखना है आपका। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 13 नंबर। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रोग कारक कालाजार रोग का कारण बनता है? देखिए कालाजार नाम सुने होंगे आप लोग, है ना, कि कालाजार हो गया। तो कालाजार जो होता है दोस्तों ये किसके कारण होता है? बताइए क्या होगा, कालाजार किसके कारण होता है? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? कालाजार जो होता है दोस्तों ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। किसके द्वारा? प्रोटोजोआ से होता है। आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा कालाजार, है ना। और ये प्रोटोजोआ जो है दोस्तों, कालाजार रोग जो है ये लिस्मैनिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। किस कौन सा? लिस्मैनिया, याद रखना है। और ये बालू मक्खी के काटने से आपका फैलता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग का उदाहरण है? देखिए संक्रामक रोग का उदाहरण कौन सा है बताइएगा। बायोलॉजी के सवाल आपके देखिए, अगर ये साइंस करवा रहे हैं ना तो साइंस देखिए आपका 1 to 5 में भी कंप्लीट हो जाएगा। 1 to 5 के अलावा दोस्तों आपका जो 9 10th है, 9 10th में भी साइंस पूछेगा, ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। 11 12th जो है आपका दोस्तों वहां भी साइंस पूछेगा। तो ये सभी के लिए अनिवार्य है ना, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये 1 to 5 के लिए तो है ही, लेकिन अलग अलग बच्चे भी इसको, अलग भी स्टूडेंट इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो संक्रामक रोग इसमें से कौन सा है बताइए जल्दी से। 14 का हो जाएगा दोस्तों आपका तपेदिक, है ना। तपेदिक जो होता है ना ये संक्रामक रोग होता है। देखिए तपेदिक इसी को कहते हैं दोस्तों क्षय रोग, तपेदिक को ही कहा जाता है क्षय रोग। क्षय रोग यानी कि टीबी, है ना। टीबी जो रोग है इसी को क्षय रोग कहते हैं, इसी को तपेदिक कहते हैं, ध्यान रखना है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 15। 15 एक निम्न में से किस तत्व का उपयोग पानी के उपचार या शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? देखिए पानी के उपचार और शुद्धिकरण के लिए जो कौन सा तत्व है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो शुद्धिकरण के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? मैग्नीशियम का बिल्कुल नहीं, सीसा का उपयोग तो करेंगे ही नहीं, पोटेशियम भी नहीं करेंगे, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। पानी को शुद्ध करने के लिए दोस्तों, है ना, क्लोरीन का उपयोग करते हैं। क्लोरीन का खोज किसने किया था बताइए तो जल्दी से। क्लोरीन का खोज किसने किया था? देखिए इसका खोज किए थे सीले महोदय, ठीक है, याद रखना है। सीले महोदय के द्वारा इसकी खोज की गई थी क्लोरीन की। और यह जो क्लोरीन है ये अत्यंत क्रियाशील गैस होता है आपका, ठीक है। अगर पूछे आपसे कि पोटेशियम की खोज किसने किया था, जल्दी बताइएगा। पोटेशियम, पोटेशियम की खोज किए थे आपको हम्फ्री डेवी, है ना, ये भी कई बार पूछा है। ये हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था पोटेशियम की खोज, ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 19 होती है इसकी परमाणु संख्या। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 16 नंबर। निम्न में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्ब, अब देखिए बिजली का बल्ब तो आजकल तो आता है सब एलईडी बल्ब, लेकिन पहले जो बल्ब आता था ना दोस्तों उसमें जो भरा रहता था वो नाइट्रोजन भरा जाता था, ठीक है। कौन सा गैस है? वो हो जाएगा नाइट्रोजन, यानी कि हल्का गैस भरा जाता था उसमें, है ना, नाइट्रोजन गैस उसमें भरा जाता था, याद रखना है ना। देखिए हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है भविष्य का ईंधन, कई बार पूछा है। भविष्य का ईंधन किसको कहते हैं? तो भविष्य का ईंधन है आपका हाइड्रोजन, है ना। और जो आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये शुष्क बर्फ होता है आपका। अगला सवाल है आपका 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि तपेदिक के टीके की खोज, अब देखिए तपेदिक मैंने अभी समझाया था कि तपेदिक क्या होता है? क्षय रोग यानी कि टीबी। तो टीबी के टीका का खोज किसने किया था? अब देखिए टीबी के टीका का खोज किया गया था लियोन कैल्मेट के द्वारा, है ना, लियोन कैल्मेट के द्वारा इसका खोज किया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, लियोन कैल्मेट और मिकाइल गुएरिन के द्वारा। आपका काफी टेढ़ा नाम है, याद रखिएगा। तपेदिक के टीके यानी कि टीबी के टीके का खोज किए थे आपके कौन? तो लियोन कैल्मेट और मिकाइल गुएरिन का, ठीक है। ये कैसा रोग है? तो ये एक संक्रामक रोग है, अभी नहीं बताए थे ये कैसा है? तो एक संक्रामक रोग है, पूछा जाता है आपका, ठीक है जी। चलिए, और अगर हम आपसे पूछ ले कि लुई पास्चर किसका खोज किए थे, तो लुई पास्चर किए थे आपको रेबीज का टीका, है ना। और दूध का जो पास्चुराइजेशन होता है वो लुई पास्चर ही आपका किए थे, और रेबीज के टीका का भी खोज लुई पास्चर ही आपका किए थे। अगर दोस्तों पूछे कि एडवर्ड जेनर जी क्या किए थे, तो एडवर्ड जेनर किए थे आपको चेचक का टीका, है ना,
चेचक का टीका का खोज किए थे एडवर्ड जेनर आपका। कई बार पूछा गया है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि पोलियो वैक्सीन जो पिलाया जाता है बच्चों को, इसका खोज किसने किया था, तो जॉन ई साल्क के द्वारा किया गया था पोलियो वैक्सीन। ठीक है, किसने किया था, जॉन ई साल्क के, तो जोनास साल्क जो लिखा गया ना, ये पोलियो वैक्सीन का खोज किए थे, आपका याद रखना है। अब देखिए पूछे हम आपसे कि डीएनए है ना, डीएनए जो संश्लेषण है ना, डीएनए संश्लेषण है, इसका खोज किसने किए थे, तो कार्नबर्ग के द्वारा किया गया था। ठीक है, कार्नबर्ग के द्वारा किया गया था डीएनए संश्लेषण की खोज। ये हमेशा पूछा जाता है, मैंने जितना बताते चलता हूं बस उसको आप लोग रिवीजन करते चलिएगा। शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में कौन सा पोषण स्तर बनाते हैं। ठीक है, शाकाहारी जो जीव है ये खाद्य श्रृंखला में दोस्तों दूसरा पोषण स्तर बनाते हैं। ठीक है, शाकाहारी जीव दूसरा पोषण स्तर बनाते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव जो है ये दूसरा पोषण स्तर बनाते हैं, ध्यान रखना है। अगर पूछे आपसे दोस्तों कि पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ है, तो पारिस्थितिक विज्ञान जो केंद्र है मेरे भाई वो हो जाएगा आपका बेंगलुरु में। कहाँ है जी, वो हो जाएगा आपका बेंगलुरु में है पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र। अगर मैं आपसे पूछूं कि पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, जल्दी से बताइए। किनको किसको याद है, हम देखते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र शब्द का प्रयोग जो किया गया था ये किसने किया था, जल्दी से बताइए जल्दी से। तो टेंसले, जी हाँ ठीक है, टेंसले नामक वैज्ञानिक ने ही किया था आपका। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक महत्वपूर्ण जोड़ा है। अब देखिए मानव शरीर में एक महत्वपूर्ण जोड़ा कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 19 का, जल्दी से बताना है। मानव शरीर में एक महत्वपूर्ण जोड़ा हो जाएगा जोड़ जहां हमारी गर्दन सिर से मिलती है ना, एक महत्वपूर्ण जोड़ा नहीं दोस्तों, यहाँ पर जोड़ होना चाहिए, महत्वपूर्ण जोड़ यहाँ पर कहना चाहिए, जोड़ा नहीं है ना, ये गलत लिख दिया यहाँ पर, थोड़ा सा जोड़ कर लीजिएगा है ना। महत्वपूर्ण जोड़ है जोड़ जहां हमारी गर्दन सिर से मिलती है दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण जोड़ है आपका। ठीक है, चलिए है ना, आगे कह रहे हैं कि गर्दन और तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं दोस्तों, तो गर्दन है ना, गर्दन और सिर के संधि को जोड़ने वाले को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हिंज संधि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हिंज संधि कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका। ठीक है, चलिए, और मनुष्य में कितना जोड़ी पसली होता है, जल्दी बताइए तो, मनुष्य में कितना जोड़ी पसली होता है, यानी कि आपके शरीर में कितना जोड़ी पसली है, जी हाँ तो बिल्कुल ठीक 12 जोड़ी होता है दोस्तों आपका। ठीक है, 12 जोड़ी पसलियां होती है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक पत्ती का भाग है, पत्ती का भाग है दोस्तों, पत्ती मतलब वो मत समझ जाइएगा, ये पत्ती लिख दिया गया है, गलत लिख दिया गया है, ऐसे लिखिएगा पत्ती का भाग है ना, पत्ती का भाग है ना, ये पत्ती गलत हो गया, ये पत्ती दूसरा चीज हो जाता है। तो पत्ती का भाग कौन सा है दोस्तों, तो पेटियोल हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए कहाँ गया, पेटियोल, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा आपका पेटियोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न है दोस्तों आपका 21 कि जो लोग द्विफोक्सी लेंस लगाते हैं उसमें क्या पाया जाता है। देखिए बहुत सारे लोग द्विफोक्सी लेंस लगाते हैं है ना, तो द्विफोक्सी लेंस जो लगाते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है, उसको कहते हैं दोस्तों जरा दूरदृष्टि दोष। क्या कहते हैं, जरा दूरदृष्टि दोष। द्विफोक्सी लेंस लगाएंगे उसको कहा जाता है जरा दूरदृष्टि दोष, याद रखना है। जरा दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को दोस्तों निकट दृष्टि और दूरदृष्टि दोनों एक साथ होता है ना, उसको कहते हैं जरा दूरदृष्टि। मतलब इसको निकट दृष्टि दोष भी है और दूरदृष्टि दोष भी है, उसको कहते हैं जरा दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। द्विफोक्सी लेंस में दोस्तों ऊपरी भाग जो होता है वो अवतल होता है। मान लीजिए जैसे कि ये क्या है, आपका चश्मा है ना, तो ऊपर वाला भाग क्या होगा, ये अवतल होगा, और नीचे वाला भाग क्या होगा, तो ये आपका उत्तल होता है। ठीक है, जो इस प्रकार से ग्रसित होंगे उनके लिए आपको ये दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। 22 नंबर है कि मृदा संरक्षण की निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसको मल्चिंग कहा जाता है। देखिए मृदा संरक्षण में मल्चिंग किसको कहते हैं, मल्चिंग का मतलब क्या होता है ना, मल्चिंग का मतलब होता है कि मृदा संरक्षण है ना, मृदा संरक्षण पौधे के बीच खुली जमीन पर पुआल आदि कार्बनिक पदार्थ की एक परत बिछा दी जाती है, उसी को कहा जाता है मल्चिंग दोस्तों है ना। पौधे के बीच खुली जमीन पर पुआल आदि कार्बनिक पदार्थ की एक परत बिछाई जाती है, उसे कहा जाता है आपको मल्चिंग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर बिल्कुल सही दोस्तों।
अगला सवाल है आपका 23 नंबर। 23 नंबर सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाओं के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द है जो ग्लूकोज और अन्य कार्बोहाइड्रेट अणु को बनाने के लिए प्रकाश आश्रित अभिक्रियाओं द्वारा संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करता है। अब देखिए प्रश्न यहाँ क्या कह रहा था दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि वो जो कौन सा चक्र है ये आपसे पूछ रहा है ना। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाओं के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द कौन सा है जो ग्लूकोज और अन्य कार्बोहाइड्रेट अणुओं को बनाने के लिए प्रकाश आश्रित अभिक्रियाओं द्वारा संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उसको कहते हैं दोस्तों आपका क्या कहते हैं जी, इसको कहा जाता है दोस्तों आपको केल्विन चक्र। केल्विन चक्र यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं केल्विन चक्र आपका। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर, इसका जवाब दीजिएगा। मैं थोड़ा सा पानी वगैरह पी लूं। देखिए ट्रैकोमा नामक बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होता है? ट्रैकोमा। ट्रैकोमा होता है दोस्तों आंख में, आपको पता है ना। ट्रैकोमा से प्रभावित होता है हमारा आंख, ठीक है। और ट्रैकोमा में क्या होता है ना, तो ट्रैकोमा नामक जो बीमारी है इसमें शरीर की जो आंख है ना वो प्रभावित होता है। और इसमें आंख का जो कॉर्निया है दोस्तों ये थोड़ा सा बड़ा जैसा हो जाता है आपका, है ना। कॉर्निया में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है इसमें, ठीक है ना। और इसके उपचार के लिए क्या करिएगा आप, तो इसके उपचार के लिए क्या किया जाता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, है ना। इसके उपचार के लिए किसका प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 नंबर। सौर मंडल का सबसे वातमय ग्रह निम्न में से कौन सा है? बताइए दोस्तों, सौर मंडल का सबसे वातमय ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है, मंगल है, यूरेनस है या शनि है? देखिए तो वातमय जो सबसे ग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नेपच्यून, है ना। नेपच्यून हो जाएगा। और नेपच्यून जो ग्रह है दोस्तों ये हरे नीले रंग का प्रतीत होता है। ये सर्वाधिक ठंडा ग्रह भी इसको कहा जाता है। इसकी खोज जो हुई थी वो 1846 ईस्वी में इसकी खोज होती है। और कौन खोज किया था, तो जर्मन खगोल जो थे आपका जोहान गाले के द्वारा किया गया था, ठीक है। जोहान गाले के द्वारा इसकी खोज किया गया था आपका नेपच्यून का आपका, है ना। नेपच्यून का खोज ये किया गया था आपका। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर होगा आपका 26 नंबर की क्वार्ट्ज का प्राथमिक घटक निम्न में से कौन सा है? बताइए क्वार्ट्ज का प्राथमिक घटक पूछ रहा है। जिंक है, एल्युमिनियम है, सिलिका है या आयरन है? क्या होगा 26 का? देखिए क्वार्ट्ज का प्राथमिक घटक जो होता है दोस्तों वो होता है सिलिका, है ना। क्या होता है जी, वो होता है आपका सिलिका। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, है ना। सिलिका हो जाएगा। सिलिका का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए तो? सिलिका का रासायनिक सूत्र होता है SiO2, ठीक है। और सिलिका को बालू भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 27 नंबर कि पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है? अब देखिए बताना है कि पृथ्वी में आर्गन कितना है। आर्गन तो आपका एक निष्क्रिय गैस है, तो आर्गन की मात्रा जो हमारे वायुमंडल में है हम बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं 93% है, 0.93 है ना, 0.93% दोस्तों, ठीक है। तो ये है आपका आर्गन का प्रतिशत। कहीं कहीं आपको दे देगा 1%, तो आप घबराना नहीं है ना। इसकी वृद्धि भी हो गई है थोड़ी बहुत, 1% भी दे देता है और ऐसे 9.93% इसका ये देखने को मिलेगा आपका। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर। कह रहा है निम्न में से कौन सा जटिल पदार्थ है जो पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है? अब देखिए वो कौन सा जटिल पदार्थ है जो पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है, वो हो जाएगा आपका, क्या होगा आंसर? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा दोस्तों आंसर क्या होगा। हाँ जी जी बिल्कुल ठीक है, तो सेलुलोज हो जाएगा आपका, है ना। सेलुलोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। जो सेलुलोज है एक जटिल पदार्थ है और पौधों को संरचनात्मक शक्ति ये प्रदान करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला है आपका 29 नंबर। कह रहा है कि एथेनोइक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। बताइए एथेनोइक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है, इसका आंसर क्या होगा? तो एथेनॉल एसिड को दोस्तों ग्लेशियल एसिटिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह ठंडी जलवायु में जम जाता है आपका, है ना। ठंडी जलवायु में जम जाता है, इसके वजह से दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर।
30 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखिए आपके स्वास्थ्य के लिए कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है, ऑप्शन देख लीजिए। सामाजिक समानता तो होनी चाहिए, सामंजस्य, सार्वजनिक सफाई, सार्वजनिक परिवहन। सार्वजनिक सफाई, सार्वजनिक परिवहन नहीं होना चाहिए दोस्तों, है ना। व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए सार्वजनिक परिवहन जो है महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, आपका यहाँ से बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर की, किस घटना के कारण अवकाश का रंग नीला होता है। बताइए, सॉरी आकाश का रंग, जी अवकाश नहीं, आकाश का रंग नीला होता है किस घटना के कारण। तो ये तो सवाल बहुत फेवरेट सवाल है ना, बहुत बार पूछा गया है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है इसके वजह से दोस्तों आपका, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा जी हमारा 31 का डी नंबर, प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से ऐसा होता है। डी नंबर होगा कि जो हमारा आकाश है वो कैसा दिखता है, नीला दिखता है, ठीक है। स्काई इज ब्लू, स्काई नीला दिखता है ना। चलिए जी, और अगर पूछे कि कौन सा वो रंग है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो वो हो जाएगा आपका लाल रंग, ठीक है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम होता है किसका, जल्दी से बताइएगा, बैगनी का। अतः प्रकीर्णन सबसे कम होगा। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर, घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी किसका मिश्रण है। तभी बताए थे एलपीजी किसका मिश्रण है ना। तो आपका दोस्तों 32 का आंसर क्या हो जाएगा, 32 से बताइए जल्दी से। देखिए घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली जो तरल पेट्रोलियम गैस है दोस्तों, इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है ना। प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। ऑप्शन के अनुसार प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा 32 का बी नंबर आपका, ठीक है। सिगरेट की जो लाइटर होता है उसमें क्या भरा जाता है, तो उसमें ब्यूटेन गैस भरा जाता है ना। पेट्रोलियम का मुख्य संगठन क्या है, तो ऑक्टेन है आपका। और गोबर गैस, देखिए कई बार पूछा जाता है दोस्तों, जैसे गोबर गैस है, प्राकृतिक गैस है, बायो गैस है, सेप्टिक टैंक है, तो इसमें मुख्य रूप से क्या होते हैं, तो ये मीथेन गैस ही होते हैं आपका, ठीक है जी। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। अब देखिए 33 का क्या हो जाएगा। देखिए पेनिसिलिन की खोज किया था दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना। पेनिसिलियम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बिल्कुल ठीक है। और इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस एल्वा एडिसन, ये भी आपका ठीक है। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। लेकिन टेलीफोन जॉन हेली बियार्ड, ये दोस्तों आपका गलत है, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर, कह रहा है कि आइजक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूटन साहब, है ना। तो न्यूटन साहब दोस्तों गति के 3 नियम तो सबको रटाल होगा, है ना। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका। 3 नियम बताए थे आपका सर आइजक न्यूटन के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर, के निम्न में से कौन सा जीव मोलस्का का एक उदाहरण नहीं है। बताइए, मोलस्का के बारे में अभी आपको बताए थे, तो मोलस्का का जो एक उदाहरण नहीं है क्या होगा। देखिए ये हो जाएगा कनखजूरा, कनखजूरा हो जाएगा आपका, मोलस्का का उदाहरण नहीं है। कनखजूरा जो है ना दोस्तों, ये आपको आर्थ्रोपोडा जीव है आपका। कनखजूरा कैसा जीव है, आर्थ्रोपोडा जीव है, याद रखिएगा। और मोलस्का संघ के कौन कौन से जंतु आते हैं। मोलस्का संघ में आता है जैसे घोंघा हो गया, सीप हो गया, कौड़ी हो गया, तो ये सारे चीज आपका मोलस्का में आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर, कह रहा है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहते हैं। बताइए दोस्तों, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है। उसको कहा जाता है विलियन, है ना। क्या कहते हैं, विलियन कहा जाता है आपका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आपका 36 नंबर, कह रहा है कि जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, वस्तु की जो चाल है ध्वनि की चाल से अगर अधिक हो जाएगी तो उसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी चाल जो हो जाएगी क्या होगी आपका 37 का क्या होगा, सुपरसोनिक हो जाएगी, है ना। उसको क्या कहेंगे, उसका चाल जो है सुपरसोनिक हो जाएगा। जैसे कोई वस्तु है जिसका जो चाल है वो ध्वनि से भी अधिक हो गया ना, तो उसको सुपरसोनिक कहेंगे। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर, कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति कैसी होती है। जल्दी से बताइए, ब्लीचिंग पाउडर की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है।
तो दोस्तों ऑक्सीकारक अभिकर्मक की होती है। ठीक है, ऑक्सीकारक अभिकर्मक की होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर। 38 कह रहा है दोस्तों कि एक अवतल लेंस के कुछ प्रमुख क्षेत्र के समानांतर स्थित वस्तु के निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकी हुई प्रतीत होती है। बहुत लंबा सवाल है, इसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा। कारण कि एक अवतल लेंस के कुछ मुख्य अंश जो है वो समानांतर स्थित बिंदु के निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती है जहां प्रतीत होती है। तो 39 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर मुख्य फोकस इसको कहा जाता है ना, मुख्य फोकस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए किस उपकरण में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करते हैं। देखिए, अब अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग जो मनुष्य लोग हैं वो किस रूप में करते हैं। अल्ट्रासाउंड स्कैनर, एक्सरे मशीन, सीटी स्कैनर या एमआरआई स्कैनर। 40 का क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा अल्ट्रासाउंड स्कैनर, है ना। देखिए, अल्ट्रासाउंड स्कैनर इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना। याद रखना है एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी बताइए। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई में रेडियो तरंगों का उल्लेख किया था किसने। एमआरआई में रेडियो तरंगों का उल्लेख जो किया गया था वो किसने किया था, जल्दी से बताइए। चलिए जी, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 41 नंबर। प्रश्न है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज्यादा फंसाने वाला दे दिया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे छोटा नहीं पूछा है, ये निम्न में से पूछ लिया है ना। तो निम्न में से सबसे छोटा जो हो जाएगा वो यूपी हो जाएगा, है ना। अगर पूछे क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा किसका है तो राजस्थान का है ना, 1 नंबर पे है। राजस्थान के बाद आ जाएगा दोस्तों आपको महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। राजस्थान के बाद कौन आएगा, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश आएगा मेरे भाई, याद रखना है। राजस्थान के बाद आएगा एमपी, और एमपी के बाद आएगा महाराष्ट्र, है ना। एमपी के बाद आएगा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद आएगा आपका यूपी, है ना। ये आप याद रखिएगा, क्रम पूछा जाता है, ठीक है। चलिए जी, अगला प्रश्न हम देखते हैं आपका 42 नंबर। कह रहा है कि किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल, भूटान से जुड़ी है। देखिए, चाइना से भी सटना चाहिए, भूटान से भी सटना चाहिए, नेपाल से भी सटना चाहिए। कई बार हम बता चुके हैं, वो हो जाएगा आपका, है ना, चाइना से भी सटेगा, नेपाल से और भूटान से, है ना। क्या होगा, किस राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल, भूटान से जुड़ी है। मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। 42 का, हाँ बिल्कुल सही, सिक्किम, है ना, वो राज्य हो जाएगा आपका सिक्किम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब देखिए, सिक्किम के अलावे भी कुछ राज्य हैं जो आपको 3 देशों से सीमा बनाती है, जैसे कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भी 3 देशों से सीमा बनाती है, याद रखना है ना। कौन कौन, तो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान आपका, ठीक है। पश्चिम बंगाल भी आपका। अगर पूछे कि अरुणाचल प्रदेश कितने देश से सीमा बनाती है, तो 3 देश से बनाती है। कौन कौन, तो ऊपर में हो जाएगा चाइना, है ना, इधर हो जाएगा आपका कौन सा जी, भूटान, ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका म्यांमार। आपका 3 देश से ये भी सीमा बनाती है। अगला है चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है चाबहार, है ना। चाबहार कई बार पूछा है दोस्तों बीपीएससी के द्वारा भी। ये है आपका कहाँ जी, तो ईरान में है आपका। चाबहार बंदरगाह कहाँ है, ईरान में हो जाएगा आपका, ठीक है, ईरान में हो जाएगा आपका। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्वादर बंदरगाह कहाँ है, यानी गद्दार बंदरगाह, है ना, ग्वादर बंदरगाह कहाँ है, तो वो पाकिस्तान में है दोस्तों आपका, ठीक है। हम्बन टोटा बंदरगाह कहाँ है, तो हम्बन टोटा हो जाएगा आपका श्रीलंका में। ये सारे बंदरगाह पूछे जाते हैं, मैं बता देता हूँ, याद करिएगा। रॉटरडम बंदरगाह कहाँ है दोस्तों, तो रॉटरडम है आपका नीदरलैंड में। विक्टोरिया बंदरगाह कहाँ है, तो हांगकांग में है। हैकिंग बंदरगाह कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। जेद्दाह बंदरगाह कहाँ है, सऊदी अरब में। हाइफा बंदरगाह कहाँ है, इजराइल में। सैंटोस बंदरगाह कहाँ है, तो ब्राजील में, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न। भारत में टोटल 13 बंदरगाह हैं बड़े बड़े, और 200 से ज्यादा बंदरगाह हैं छोटे छोटे, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर है आपका 14 नंबर कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था? देखिए लॉर्ड कर्जन, कर्जन से बहुत सारा सवाल बनता है, मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, है ना। कर्जन का जो कार्यकाल था दोस्तों, ये 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक ये वायसराय रहा था आपका भारत में। सबसे दोस्तों अलोकप्रिय ये नेता था आपका, है ना, अलोकप्रिय, याद रखिएगा, अलोकप्रिय, सबसे ज्यादा अलोकप्रिय जो था वायसराय वो आपका यही था आपका, ठीक है। इन्होंने ही दोस्तों आपका 1904 ईस्वी में, 1904 ऑप्शन नंबर में कई में दिया गया है, ऑप्शन डी में देखिए आपको दिया गया है 1904, और 1904 में ही दोस्तों आपका भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था आपका, ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न हम चलते हैं, प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 45 नंबर। वीडियो एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, और पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। और 9 बजे से दोस्तों आपका इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, इकोनॉमिक्स अभी क्लास 10 चल रही है, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर आज 3 होगा आपका, ठीक है। यानी कि मंडे से आपकी दोस्तों ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, मंडे से ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद आपको सारे मटेरियल फिर आपका ज्योग्राफी का भी मिलेगा। ज्योग्राफी में पूरा दोस्तों 6 से लेकर के 12 क्लास तक हम कोशिश करेंगे, है ना, वहां पर देने के लिए हल्का क्वेश्चन भी देंगे, हार्ड क्वेश्चन भी देंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 45 नंबर है, कह रहा है कि मानवता के लिए एक जाति, धर्म और एक ईश्वर, यह कथन किसने दिया था? बताइए 45 का क्या होगा दोस्तों? तो ये कथन जो दिया गया था श्री नारायण गुरु के द्वारा दिया गया था आपका, ठीक है, श्री नारायण गुरु जी के द्वारा ये दिया गया था, है ना, याद रखना है आपका। अगर पूछे दोस्तों कि दयानंद सरस्वती, तो दयानंद सरस्वती क्या किए थे? आर्य समाज की स्थापना किए थे। कब किए थे? तो 1875 में किए थे आर्य समाज की स्थापना, है ना। दयानंद सरस्वती ने ही एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, याद है ना, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 46 नंबर। 46 कह रहा है कि किस वर्ष भारत सरकार ने कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए शैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था? अब देखिए शैडलर विश्वविद्यालय आयोग का जो गठन किया गया था ये कब किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1917 ईस्वी, ठीक है, 1917 ईस्वी में हो जाएगा दोस्तों। वर्ष 1917 में भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए शैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। देखिए सैडलर जो आयोग था दोस्तों, इसमें डॉक्टर M.E. सैडलर के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था, और इसमें 2 भारतीय भी थे आपका सैडलर आयोग में, एक तो थे आशुतोष मुखर्जी और दूसरे थे जियाउद्दीन अहमद थे आपका दोस्तों। अगला प्रश्न हम चलते हैं आपका 47 नंबर। 47 कह रहा है कि विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाते हैं? अब देखिए विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व अल्जाइमर दिवस जो हो जाएगा आपका वो कब मनाते हैं, जल्दी से बताइएगा। जी बिल्कुल ठीक है, 21 सितंबर आपका, है ना, 21 सितंबर को मनाते हैं दोस्तों आपका अल्जाइमर दिवस, याद रखना है। और 21 सितंबर को दोस्तों प्रति वर्ष विश्व शांति दिवस भी मनाया जाता है। 12 अक्टूबर को दोस्तों वर्ल्ड अर्थराइटिस दिवस मनाते हैं 12 अक्टूबर को आपका, और विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाते हैं 6 जनवरी को, ये भी आप याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर, कि निम्न में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेलों का उद्गम स्थान माना जाता है? देखिए पोलो जो खेल होता है ना, पोलो 2 प्रकार का होता है, एक तो वाटर पोलो होता है, एक सिंपल पोलो होता है। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी रहते हैं और पोलो में दोस्तों आपके 4 खिलाड़ी रहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है पोलो का उद्गम कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो पोलो का जो उद्गम माना जाता है वो है आपका हमारा राज्य मणिपुर आपका, ठीक है, मणिपुर को कहा जाता है पोलो खेलों का उद्गम आपका, ठीक है। चलिए मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो इम्फाल है। मणिपुर राज्य की स्थापना कब होती है? तो 1972 में बनता है आपका मणिपुर, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। लोकटक झील बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लोकटक झील कहाँ है? तो लोकटक झील जो है आपको दोस्तों तैरता हुआ ये है आपको मणिपुर में ही आपका, ठीक है जी। अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर, सेबी से क्या तात्पर्य है? देखिए सेबी का तात्पर्य क्या है? तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 49 का आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर। चलिए जी तो अगला प्रश्न चलते हैं, है ना।
हाँ, अगर सेबी के बारे में पूछा जाए और भी चीज़ मैं बता देता हूँ। सेबी का मुख्यालय आपको पूछ लेता है ना। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सेबी का मुख्यालय हो जाएगा आपका मुंबई में। कहाँ है जी? सेबी का मुख्यालय हो जाएगा मुंबई में। अगर पूछे दोस्तों कि इसकी स्थापना कब होती है, ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है, तो ये हो जाएगा आपका 1988 में आपका, है ना। 1988 में सेबी की स्थापना होती है। सेबी का कार्य क्या होता है ना, सेबी का कार्य क्या होता है दोस्तों? तो सेबी का कार्य होता है आपका जो बाजार होता है ना, जो शेयर बाजार होता है उसको मतलब ये देख रेख करता है आपका, और कोई इसका काम दूसरा नहीं है, बस यही काम है इसका, ठीक है। सेबी को वैधानिक दर्जा मिला जो 1992 में संवैधानिक दर्जा इसको दिया गया था आपका, है ना। चलिए जी, सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भाई साहब? बहुत इंपॉर्टेंट है। सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बुच्च, याद रखिएगा, माधवीपुरी बुच्च जून 2023 में बने हैं। और अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर सवाल। 50 कह रहा है कि वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? देखिए, वस्तु के आयात और निर्यात, है ना, आयात मतलब आना और निर्यात मतलब दूसरे देश को भेजना आपका, ठीक है। तो इसके बैलेंस को ही कहा जाता है दोस्तों व्यापार संतुलन आपका, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन। अच्छा, क्या कह रहा था? संतुलन, आयात निर्यात के संतुलन को किस रूप में, अच्छा, संतुलन को किस रूप में संदर्भित करते हैं दोस्तों, ये पूछ रहा था आपको। तो इसको कहेंगे आपका व्यापार संतुलन आपका, है ना। इसको क्या कहेंगे? व्यापार संतुलन इसको कहा जाता है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि जब जो व्यापार जो हो रहा है ना, तो कोई अगर आयात हम ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, और निर्यात हम कम कर रहे हैं, तो ये किस प्रकार का व्यापार है ना। अगर आयात ज्यादा हो रहा है, यानी कि सामान ज्यादा हम दूसरे देश से मंगा रहे हैं और दूसरे देश को हम कम बेच रहे हैं, तो इसको कहा जाता है प्रतिकूल व्यापार, ठीक है, इसको कहते हैं प्रतिकूल व्यापार। और अगर हम निर्यात जो है ज्यादा कर रहे हैं और आयात कम कर रहे हैं, इसको कहते हैं अनुकूल व्यापार आपका, ठीक है। ये भी आपको पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, तो ये था आज का टेस्ट। कैसा लगा आप लोग बताना है। इसको एक दो बार आप टेस्ट दीजिएगा, यहाँ से सारा आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, है ना। तो आज इतना ही रहने देते हैं। आज टेस्ट नंबर आपका 63 था। 9 बजे से हम लोग देखेंगे आपका इकोनॉमिक्स की क्लास होगी आपका। तो हमारे यहाँ देखिए 1 to 5 भी चल रहा है आपको शाम में 7 बजे से, और 9, 10 जो चल रहा है सामाजिक विज्ञान वाला, ये रात में आपका 9 बजे से आपका चलता है आपका, ना 9 से 10 चलता है, ठीक है। और इसमें आपको सारे लाइव क्लास हो गया, PDF हो गया, नोट्स आपको इसमें मिल जाएगा। जो भी अभी आप लोग नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा, है ना। ये जो 499 चार्ज था, इसमें 50% ऑफ कर दिया गया है, मात्र 251 है ना। इसमें आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। ये आपका फ़ोन पे गूगल पे नंबर है, इसी माध्यम से आपको फ़ोन पे गूगल पे करना है ना। और जो लोग भी पे करेंगे ना, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया हूँ कि पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप यानी कि इस नंबर पे आपको जरूर भेजना होगा, ठीक है, 7857824310। जो भी आपका व्हाट्सएप होगा, आप पेमेंट किसी भी नंबर से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपका। चलिए जी, तो आज इतना रहने देते हैं और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, है ना। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, अच्छे से रहिए। और समय देखिए अब निकलते जा रहा है ना, अब तैयारी नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा। और देखिए आज एक आज फ़ोन आया था, कह रहा था कि सर अभी भी फॉर्म भरने का डेट बच रहा है क्या। अब बताइए, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी इंतजार में हैं कि अभी भी फार्म वो नहीं भरे थे, बताइए, अब पूछ रहे हैं कि सर फार्म भरने का डेट बच रहा है क्या। तो ऐसे ऐसे भी लोग पृथ्वी पे हैं, है ना। और ऐसे भी लोग होंगे जिनको अभी भी नहीं मालूम होगा कि क्या पढ़ना है, क्या करना है, कैसे तैयारी करना है। तो भाई साहब कोई बात नहीं है ना। और देखिए कंपटीशन ज़्यादा लोग में नहीं है, फार्म भरा गया 8 लाख 9 लाख, उससे कोई मतलब नहीं है ना। अब 50 लाख भी फार्म भरा जाएगा ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क देखिए यहाँ पर यही है दोस्तों, मात्र 2 लाख स्टूडेंट ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पढ़ने वाले एक्चुअल जो है ना, वो पढ़ रहे हैं मात्र 2 ही लाख। आप इतना भी याद रखिएगा, 2 ही लाख पढ़ रहे हैं, बाकी भीड़ है, वो भीड़ तंत्र से कोई मतलब नहीं है। आपको अपनी मेहनत करते चलना है। 2 ही लाख स्टूडेंट जो है वो सीरियस रूप में पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी बस आधा तो ऐसे ही भर दिए हैं फार्म, है ना, उनको कुछ नहीं आता है। अब जो लोग अभी पूछ रहे हैं, बताइए, वो लोग सीरियस, जो सीरियस बच्चा है वो तो 3 महीना 4 महीना पहले से पढ़ रहा है आपका, ठीक है। चलिए जी, तो आज इतना रहने देते हैं और आप लोग अच्छे से तैयारी अपना करते रहिएगा। 9 बजे फिर मिलते हैं हम। 9 बजे आपका इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, और इकोनॉमिक्स में आज होगा चैप्टर नंबर आपका 3rd नंबर। धन्यवाद सभी लोगों को। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना है, अपने दोस्तों को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।